ओके आज हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। रिफ्रैक्शन में जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उसको हम लोग डिस्कस करेंगे एंड स्पेशली द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन है। क्या है रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन? चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट passes from one medium to another, one medium to another। मीडियम का मतलब क्या होता है? मीडियम का मतलब होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कभी भी आपका लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम, चाहे वो सॉलिड से लिक्विड हो या लिक्विड से गैस में हो या सॉलिड से गैस में हो या जो भी कॉम्बिनेशन है, कभी भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो लाइट बेंड होगा। ठीक है, लाइट तीन तरीके से बेंड होते हैं बेसिकली। जब लाइट रेयर टू डेंसर में ट्रैवल करता है तो इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये मेरा इंसिडेंट रे होता है। जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये जो पॉइंट है इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ये जो लाइन है ना इस लाइन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। इसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। ये होता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये लाइट को सीधा जाना चाहिए था बट ये लाइट सीधा जाता नहीं है, इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये जो रे रहता है इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज बताऊं तो ये वाली जो एंगल होती है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं इसको हम? एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि व्हेन द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम what happens? Is angle of incidence is equal to angle of refraction? Is angle of incidence is less than angle of refraction? Is angle of incidence greater than or equal to angle of refraction? Or is angle of incidence greater than r? So इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? D होगा। Angle of incidence is greater than angle of refraction। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे केस की। दूसरे केस में क्या है इसको आप लिख लीजिए। ओके चलिए, दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है अगर मेरा लाइट डेंसर से रेयर में जा रहा है, डेंसर से रेयर में, तो ये लाइट को सीधा जाना चाहिए था बट, और मैं यहां पर एक नॉर्मल बना दूंगा तो ये हो गया मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगेन ये मेरा इंसिडेंट रे है, ये मेरा हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये लाइट को सीधा जाना चाहिए था बट क्योंकि लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है तो इस केस में क्या होता है? ये बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो व्हेन द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये मेरा होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ इस केस में आप लोग देख सकते हैं ये जो एंगल है ये छोटा है और ये एंगल बड़ा है, तो यहां पर हमेशा याद रखना whenever the light is traveling from denser to rarer medium your angle of refraction is always greater than angle of incidence। ओके, और जो तीसरी चीज है वो है अगर मान लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे डेंसर हो, रेयर हो या फिर ये रेयर हो या फिर ये डेंसर हो, लाइट कभी भी अगर ऐसे स्ट्राइक करेगी सरफेस पे दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस तो वो लाइट हमेशा स्ट्रेट पास होगा। इस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रहता है वो जीरो होता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो भी जीरो होता है। क्योंकि देखिए लाइट जब ऐसे जा रही है, कुछ एंगल है, ठीक है, मैं इस लाइट को और कम करूंगा तो मेरा एंगल भी कम हो जा रहा है, कम एंगल हो जा रहा है, कम एंगल कम एंगल कम एंगल कम एंगल। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपका एंगल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली वही रे ऊपर से आ रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? जीरो है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है? वो भी जीरो है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है? ऐसे सिचुएशन में नो डेविएशन, नो डेविएशन, या फिर आप लिख सकते हो लाइट डज नॉट बेंड, लाइट डज नॉट बेंड। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट केसेस है, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने काफी एग्जाम्स में देखा भी है, चाहे वो प्रीलियम पेपर हो चाहे वो बोर्ड के पेपर्स हो, वो ये चीज है कि व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन दो होते हैं। एक होता है द इंसिडेंट रे, इसको मैं लिख देता हूं इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lie in same plane, at point of incidence all lie in same plane। ठीक है, और इसमें जो दूसरा लॉ होता है वो होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
इस लॉ को हम लोग कभी कभी स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में स्नेल्स लॉ पूछे जाते हो तो कंफ्यूज मत होना, यही जो चीज होती है इसी को हम लोग स्नेल्स लॉ बोलते हैं। ओके, क्लियर है? तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये दो है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाइन सेम प्लेन। और सेकंड लॉ जो है वो है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम एंड दैट इज नथिंग बट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, ये फॉर्मूले से रिलेटेड एक सिंपल न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम लोग। मान लीजिए आपका ये नॉर्मल है और एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लीजिए 45 डिग्री है। ये लाइट को सीधा जाना चाहिए था बट इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और ये जो एंगल है ये है 30 डिग्री। अब आपको निकालना है, आपको क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड आउट द कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। तो ये कभी पूछते नहीं है, वो लोग आपको डायरेक्टली बोलते हैं व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। अब आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री क्या बोलता है, साइन ऑफ, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 45 डिग्री है, अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है 30 डिग्री है। तो साइन 45 कितना होता है 1 अपॉन रूट 2, साइन 30 कितना होता है 1 अपॉन 2। ये ऊपर जाएगा, ये इससे जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन रूट 2। अगर मैं इसको रूट 2 और रूट 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2 रूट 2 अपॉन 2 विच इज नथिंग बट रूट 2। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आएगा मीडियम का, रूट 2 आएगा। ओके, तो ये वाले फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं अगर कोई ऐसा क्वेश्चन यूज हो रहा है जिसमें बेसिकली डिग्री दिया होता है ना, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे और इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या पूछी जा सकती है। ओके, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या, ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक मीडियम है, दिस इज मीडियम नंबर 1 एंड दिस इज मीडियम नंबर 2। मान लीजिए मीडियम नंबर 1 रेयर मीडियम है और मीडियम नंबर 2 डेंसर मीडियम है। तो होगा क्या, जाहिर सी बात है, व्हेन द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, सीधा जाने की जगह इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। नाउ मान लीजिए इसकी स्पीड मीडियम 1 में v1 है और इसकी स्पीड v2 है। मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो है n1। अब n मतलब क्या होता है, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जो है हम लोग उसको एक लेटर से डिनोट करते हैं जो होता है n। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली होता क्या, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली ये बताता है कि जो भी मीडियम है उसमें स्पीड ऑफ लाइट कितना है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। तो बेसिकली आप कोई भी अगर मीडियम है, अगर आपको उसमें पता है कि उसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कम है, तो आप बोल सकते हो कि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तो आप एक तरीके से बोल सकते हो कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये आपको हेल्प करता है डिटरमाइन करने के लिए कि उस पर्टिकुलर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है। ओके, तो यहां पर मान लेते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। अब हमेशा याद रखना, जिस भी मीडियम में लाइट एंटर कर रही है जिस भी मीडियम में लाइट एंटर कर रही है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग हमेशा ऊपर लिखते हैं, और जहां से लाइट आ रही है उसका हम लोग नीचे लिखते हैं। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, जिस मीडियम के अंदर लाइट एंटर करता है वो n2 ऊपर आता है, और जहां से लाइट आ रहा है वो n1 नीचे होता है। ओके, अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है। मतलब जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है उसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम है। जैसे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1 और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है n इज इक्वल टू 2.42। तो जाहिर सी बात है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है तो यहां पर स्पीड ऑफ लाइट भी सबसे ज्यादा होगी। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है तो यहां पर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, सबसे कम होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी दोनों इनवर्सली रिलेटेड है। इनवर्स का मतलब होता है एक चीज अगर ये न्यूमरेटर में है तो ये डिनोमिनेटर में होगा, या फिर अगर मान लीजिए ये डिनोमिनेटर में है तो v न्यूमरेटर में होगा। तो जैसे यहां पर अगर आप देखोगे n2 न्यूमरेटर में है ना तो v2 डिनोमिनेटर में होगा, और अगर n1 डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में v1 होगा। तो n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू v अपॉन v2। ये एक जनरल फॉर्मूला है, ये एक जनरल फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ओके, अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ी सिंपल चीज है। मान लीजिए अगर आपके पास एक मीडियम है और ये एयर है और ये कोई भी एक मीडियम है, ठीक है, और लाइट इधर से आ गई, ये मेरा नॉर्मल हो गया, ये लाइट को सीधा जाना चाहिए था, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, क्योंकि ये जो लाइट है जिस मीडियम के अंदर एंटर कर रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय लाइट जहां से आ रही है, तो ये कितना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम न्यूमरेटर में है तो वेलोसिटी ऑफ द मीडियम डिनोमिनेटर में होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिनोमिनेटर में है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर न्यूमरेटर में होगा। ठीक है, अब हमको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना होता है, 1 होता है, तो मैं इसको बोल सकता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम अपॉन 1 इज इक्वल टू
वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। अब एक और चीज हमें पता रहती है कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर होता है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो मैं इसको डायरेक्टली बोल सकता हूँ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। अब मैं इसके नीचे 1 नहीं लिखूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आपका जनरल फॉर्मूला है और इसी चीज को हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। इसको हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम है ना, वो हम लोग निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि देखिए लाइट एयर से आ रही है ना, तो ये हमेशा याद रखना कभी भी आपको कोई अगर मीडियम है और उसमें लाइट अगर एयर से आ रही है तो वो आपको हमेशा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा। अगर आपने टेक्स्ट बुक के डेफिनेशन में भी देखोगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम व्हेन इट इज कंपेयर्ड विद रिस्पेक्ट टू एयर। जब आप एयर के कंपैरिजन में निकालते हो तो वही एयर का तो 1 होता है ना, तो इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं इसको सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम अपॉन इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ओके, चलिए इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। अब न्यूमेरिकल कैसा है? बड़ा सिंपल न्यूमेरिकल है, देख लीजिए एक बार। आपके पास एक मीडियम है, एयर है मान लीजिए, ठीक है, और ये एयर है और लेट्स से ये है ग्लास का मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दिया हुआ है और आपको निकालना है कि लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम एयर इनटू द ग्लास, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब हमको पता है कि यार ये ऐसे जाएगा है ना, और हमको फॉर्मूला पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ is equal to velocity of light in medium. So refractive index of medium is equal to 3 into 10⁸ divided by velocity of light in medium. Refractive index of medium कौन सा है? ग्लास है, तो मैं यहाँ पर ग्लास लिख देता हूँ और यहाँ पर भी मैं क्या लिखूंगा? ग्लास लिखूंगा, ठीक है। तो refractive index of glass equal to 3 into 10⁸ divided by speed of light in glass. Refractive index of glass कितना है? 4/3 is equal to 3 into 10⁸ divided by speed of light in glass. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा? V of glass is equal to 3 3s are 9 into 10⁸ divided by 4 4 1s are 4 4 2s are 8, कितना बचा? 1 बचा, 0.0 आ गया, 4 2s are 8, 2 4 5s are 20, so 2.25 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास है वो है 2.25 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है, मान लीजिए आपके पास एक मीडियम है, लेट्स से ये एयर है और ये एक मीडियम है, लेट्स से जनरली हमको इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, सो वी हैव टू कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। और जो हमारा लाइट है वो एंटर कर रहा है और स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम इज लेट्स से 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको बताना है कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। तो बड़ा सिंपल है, फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नहीं पता, वो निकालना है हमें, है ना, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन मीडियम कितना है? 2 इंटू 10⁸, ये और ये कैंसिल हो गया, 2 1 2 1.5 जा, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कितना आएगा? 1.5। क्या इसका कोई यूनिट होगा? नहीं। क्यों यूनिट नहीं होगा? क्योंकि ये भी मीटर पर सेकेंड में है, ये भी मीटर पर सेकेंड में है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपको जो रेशियो मिलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो आपको कुछ नहीं मिलेगा। सो देयर इज नो यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, ओके, चलिए तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें और कैसे पॉसिबिलिटीज है न्यूमेरिकल्स की, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पूछा जाता है, काफी सारे बच्चों को उस चीज में डाउट होता है, वो होता है कि सर अगर हमें 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए होते हैं और फिर पूछते हैं कि उनका रेशियो निकालो या पता नहीं क्या कुछ अजीब चीज पूछते हैं, तो देखो मैं बता देता हूँ उसका। देखिए पहली बात तो कभी भी आपका लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो हम इसको लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। इसको हम लोग n2 1 भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग 1 and 2 भी लिख सकते हैं, और इसको हम प्रोनाउंस करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। विथ रिस्पेक्ट टू के बाद जो भी चीज होती है ना वो हमेशा डिनोमिनेटर में आती है, याद रखना। अगर मैं ऐसा बोलूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विथ रिस्पेक्ट टू 4, तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 4। अगर इसकी जगह मान लीजिए ये होता ग्लास और वाटर होता, तो ये होता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ओके, तो ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसमें मैं बताता हूं क्या एक वेराइटी आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वेराइटी आती है। तो आपको क्वेश्चन में दे दिया जाता है, मान लो आपको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज 4/3।
और आपको बोल दिया जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू, एक और कोई ले लेते हैं, जैसे रिफ्रैक्टिव विथ रिस्पेक्ट टू आइस, ये है मान लीजिए 5/2। आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू आइस, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू आइस। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं, है ना, काफी बार आप अपने टेक्स्ट बुक में देखोगे ऐसा एक क्वेश्चन भी है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं, तो देखिए मुझे निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन आइस, नहीं है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस है, ठीक है। तो मुझे इसका रेशियो निकालना। अभी देखिए मेरे को ऊपर क्या चाहिए, मेरे को ऊपर ग्लास चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास यहां पर ग्लास नहीं है, मेरे पास यहां पर ग्लास है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं सिंपली ये फॉर्मूला लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है। अच्छा, अब मुझे नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस चाहिए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस यहां पर नीचे है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखिए बेसिकली अगर आप देखोगे इसमें थोड़ा लॉजिक लगाओगे तो ये वाटर और ये वाटर कट हो रहा है ना, तो आपको क्या मिल रहा है, n ग्लास अपॉन n आइस मिल रहा है, जो कि यही चीज है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर का फॉर्मूला मतलब वैल्यू कितना है, 4/3 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू आइस का कितना है, 5/2 है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 1 2 2 10/3। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू आइस कितना आएगा, 10/3। ओके, अगर आपको मान लीजिए पूछा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो आप लोग क्या करते हैं, आप इसका उल्टा कर देते हैं। n ग्लास अपॉन n आइस अगर 10/3 है तो n आइस अपॉन n ग्लास कितना होगा, 3/10, सिंपल। ओके, तो ये क्वेश्चन को हम लोग ऐसे करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं ऐसा ही, ठीक है, थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी इसमें। मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 3 5/3 है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 मान लीजिए है 1/6 है। आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 3, ठीक है। अब देखिए, अब मेरे को ऊपर डिनोमिनेटर में 2 चाहिए, मतलब मेरे को यहां पर कुछ ऐसा टर्म लिखूंगा कि जहां पर ऊपर n2 होना चाहिए, तो मैं इसको लिख देता हूं, ये हो जाएगा मेरा, अच्छा n2 अपॉन n3 तो सॉरी दिया हुआ है, n2 अपॉन n1 ले लेते, चलो n2 अपॉन n1 भी है ना, कौन सा नहीं है, n2 अपॉन n3 भी है, n13 ले लेते, चलो n3 n1 ले लेते हैं, n3 n1, ठीक है, n3 अपॉन n1 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए तो अभी देखिए n3 यहां पर नहीं है, n3 यहां पर है, बट प्रॉब्लम यहां पर ये है कि n3 मेरे को न्यूमरेटर में चाहिए, राइट, बट यहां पर ये डिनोमिनेटर में, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको उल्टा कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, n3 अपॉन n2 हो जाएगा, परफेक्ट। अब मुझे नीचे n1 चाहिए, बट यहां पर n1 ऊपर है, तो मैं इसको उल्टा कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, n2 अपॉन n1 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखोगे ये और ये कट हो रहा है, मतलब अपना n3 अपॉन n1 है, मतलब सब कुछ सेट है। n3 अपॉन n2 कितना है, n2 अपॉन n3 5/3 है, तो n3 अपॉन n2 कितना होगा, 3/5 होगा, इंटू n1 अपॉन n2 1/6 है, तो n2 अपॉन n1 कितना होगा, 6/1 होगा, 6 3 18 डिवाइडेड बाय 5, तो n3 अपॉन n1 कितना हो गया आपका, 18/5। अगर आपको n1 अपॉन n3 निकालना है तो वो हो जाएगा 5/18। ओके, तो रिफ्रैक्शन में ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जो काफी बार डिस्कस किया जाता है, वो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, एडवांस सनराइज डिले सनसेट, ठीक है, एडवांस सनराइज डिले सनसेट, फिर डिस्पर्जन, उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके बाद ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये सब चीजें। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का मैं बताता हूँ। देखिए ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का जनरली कभी भी आपको अगर पूछा जाएगा ना, तो वो आपको पूछा जाएगा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तो ऐसे ही पूछ लेंगे, मतलब आपको बोलेंगे कि एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, या फिर एक्सप्लेन व्हाई स्टार ट्विंकल्स इन द नाइट। तो उसका सबसे पहला पॉइंट ये है, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। दूसरा पॉइंट है इसका मोशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर, मोशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। तीसरा है चेंजिंग एयर डेंसिटी एंड टेम्परेचर। चौथा है बिकॉज ऑफ दिस
एक मिनट यार। Okay, because of this, refractive index changes. Because of this, refractive index changes, and hence position of star changes, and hence it appears to twinkle. तो बेसिकली देखिए होता क्या, बड़ा सिंपल है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है क्या है? सबसे पहले आप लिखोगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब होता है, मान लीजिए अर्थ है और ये एटमॉस्फेयर है, ऊपर हवा रेयर है और नीचे हवा डेंसर है। तो जब कभी भी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो क्या करेगी, वो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, सो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, अब मेरी आंखें इधर है, मेरी आंखों को लगेगा कि ये जो लाइट है ये लाइट कहीं यहां से आ रही है, तो जो एक्चुअल तारा है वो आपको इधर दिखाई देगा, मतलब जो एक्चुअल तारा इधर है ना वो आपको थोड़ा ऊपर दिखाई देगा। इसको हम बोलते हैं अपैरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। ठीक है, तो पहला है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, क्यों? क्योंकि द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। दूसरा है मोशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। ये जो एयर है ना ये कांस्टेंट नहीं है, ये फ्लक्चुएट करता रहेगा, इसका मोशन थोड़ा कम ज्यादा होता रहेगा। तीसरा है चेंजिंग एयर डेंसिटी एंड टेम्परेचर। ऊपर अगर आप देखोगे ऊपर हवा रेयर है, मतलब यहाँ पर हवा की डेंसिटी बहुत कम है। अब जैसे जैसे नीचे आते रहोगे तो यहाँ पर हवा की डेंसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, ऊपर हवा ठंडा रहता है, जैसे जैसे आप नीचे आते हो हवा गर्म होता है। इन दोनों रीजंस के कारण भी जो लाइट अंदर आ रही है वो थोड़ा सा ऐसे फ्लक्चुएट करेगी। ठीक है, लाइट की जो रेज है वो फ्लक्चुएट करेगी। और चौथा पॉइंट है बिकॉज ऑफ दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंजेस। जाहिर सी बात है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, पोजीशन ऑफ स्टार चेंज होगा, एंड हेंस इट अपीयर्स टू ट्विंकल। पोजीशन ऑफ स्टार चेंज होगा मतलब आपको कभी ये इधर दिखाई देगा, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। तो अगर आप बेसिकली अगर आप एक बल्ब है जहां जिसमें से लाइट आ रही है, अगर आप उसके सामने अगर ऐसे 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 करते रहोगे ना काफी देर तक, तो आपको ऐसा लगेगा कि बल्ब ट्विंकल हो रहा है, ना कि मतलब बेसिकली बल्ब ट्विंकल हो रहा है। अगर आप एक बल्ब के सामने अगर आप फैन भी ऑन करते रहते हो तो आप देखोगे आपके घर में जो रूम में जो लाइट है वो थोड़ा ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट होता रहेगा। हालांकि वो एक सिर्फ आप बोल सकते हो ऑप्टिकल इल्यूजन है, बट हमको ऐसा लगता है कि लाइट फ्लक्चुएट हो रही है। बट क्योंकि बार बार हवा वेरी हो रहा है और बार बार ब्लेड उसके सामने आ रहा है, तो इसलिए हमको लगता है कि लाइट ट्विंकल हो रहा है। ओके, तो ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके आंसर्स में आने चाहिए। तो आज हम लोगों ने रिफ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं वो डिस्कस कर लिए, एंड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का मैंने एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपको बता दिया मैंने। ऐसे ही आपको याद करना है कौन सा यार वो रेनबो का, आपको याद करना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, और आपको याद करना है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच।